ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये सही है तो कैसे है। जो जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा बहुत न्यूनतम है, फिर भी वहां पे वर्षा पे आधारित कृषि क्यों होती है? जल की जल की पर्याप्तता वाली कृषि क्यों होती है? यानी पर्याप्त जिन जिन फसलों को जल पर्याप्त मात्रा में चाहिए, वैसे ही फसल भी वहां पे उगाए जाते हैं। सिंधु रिवर है, तो इसका मतलब है कि अगर भारत के, अगर कोस्टल एरिया की अगर बात करें, है ना, तो कोस्टल एरिया में अगर वर्षा नहीं भी हो, है ना, तब भी हो सकता है। क्योंकि नदियों, आप हमने कल पढ़ा कि नदियों का जाल है वहां, अगर देखा जाए तो दोनों तरफ के तटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी, मतलब कई संख्या के माध्यम, संख्या के अनुसार अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या में नदियां ड्रेन कर रही हैं, पश्चिमी कोस्ट पे भी और पूर्वी कोस्ट पे भी। और चावल के उत्पादन में जल का, नदी का होना बहुत महत्व होता है। अच्छा, यहाँ का आपने सही कहा कि सिंधु नदी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वहां पे चावल का उत्पादन हो जाता है। सिंधु नदी तो है ही, साथ में वहां पे कैनाल का, नहरों का जाल बिछा दिया गया है। तो जहां जहां पे पानी, नदी अगर नहीं जा रही तो वहां नदियों के माध्यम से भी पानी निकाल के वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो वो भी एक माध्यम हो गया। अच्छा, अच्छा ये एक स्टेटमेंट तो ये। अब दूसरी बात, जहां भी नदियां गुजरेंगी, है ना, उन क्षेत्रों में सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि जिनको जल की अधिक, जिनकी सिंचाई, जिन फसलों की सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, और वो सारे फसल वहां उगाए जाएंगे। चावल तो हो गया, गन्ना भी होगा, है ना, गन्ना भी होगा, जूट भी होगा। लेकिन जूट को अगर देखा जाए तो एक खास पार्टिकुलर एरिया में ही ये है, क्योंकि फसल के उत्पादन में दो तीन कारक और होते हैं जो शामिल होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि टेम्परेचर कितना है, तापमान पे भी निर्भर करता है ये चीज। चलिए, अच्छा तो ये तो बिल्कुल सही आपने पकड़ा स्मार्टली, बहुत अच्छा। कि भारत के तटवर्ती क्षेत्र, अब देखिए भारत के तटवर्ती क्षेत्र हो या दुनिया का कोई भी तटवर्ती क्षेत्र हो, और तटवर्ती क्षेत्र का मतलब है कि वो मैदान है। दुनिया में जितने भी तटवर्ती क्षेत्र होंगे, चाहे तो मैदान संकीर्ण हो सकता है या चौड़ा हो सकता है, लेकिन मैदान रहेगा। और जब मैदान है, इसका मतलब है कि वहां पे नदियों के द्वारा वो मैदान बनाया गया है। इसका मतलब है कि वो एलुवियल सॉइल है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी है तो फसल तो अच्छा उत्पादन होगा ही होगा। ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। चलिए अब एक और स्टेटमेंट में देता हूं, उसको क्वालिफाई कीजिएगा। स्टेटमेंट है कि छाया वृष्टि क्षेत्र में, छाया वृष्टि क्षेत्र में, छाया वृष्टि क्षेत्र में चावल की खेती प्राकृतिक तौर पर किया जाता है। एक बार और पढ़िए इसको।
हाँ। अच्छा, देखिए, जो छाया वृष्टि क्षेत्र है इसका मतलब आप समझे, ये क्या है ये? हाँ, बारिश नहीं हो रही तो नेचुरल तौर पे नहीं होगा। अच्छा, छाया वृष्टि क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं हो रही, वर्षा हो रही है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम। और चावल के उत्पादन के लिए कम से कम जो है 125 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए, है ना? तो कम से कम 125 सेंटीमीटर से क्या चाहिए, ऊपर चाहिए। हम्म। एक नई स्टूडेंट है और वो जुड़ना चाह रही हैं, मैसेज कर रही हैं, तो मैं उनको रिप्लाई दे देता हूँ। बहुत अच्छी चल रही है। मैं कई चीजें एक साथ कवर करके चलता हूँ, मैं 4-5 सब्जेक्ट एक साथ कवर करके चलता हूँ। हाँ। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। तो हम्म, इसमें एक तो ये इस तरह का हो गया। हाँ, एक साथ में कम से कम में एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट बनाइए। कोई कोई सा भी एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए कंप्लीट। और फिलहाल तो मैं ये आपको एक ही काम करने को कहूंगा कि आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को एक दो राउंड खत्म कर लीजिए। हाँ, और एक एक दो राउंड अभी और एक दो राउंड लास्ट टाइम में। और उसके अलावा फिर आरएस को। हाँ हाँ, आप मेरे साथ खत्म कर लीजिए। आपको क्या होगा कि जैसे आप खुद से चीजों को समेटने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे साथ जब आप करेंगे तो फास्टली हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, क्योंकि मेरा समझा हुआ है और मेरी एक समझ विकसित हो चुकी है। बस वही उसी समझ को एडॉप्ट कर लेना है। और इतना तो इतनी मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि हाँ क्या करना है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जब अब ये सारे क्वेश्चन आप तोड़ रहे हो, ये पहले ऐसा था कि इसमें आप सोच नहीं पाते थे, बस आप आंसर कर देते थे, है ना? और ये टूट रहा है, इसका मतलब है कि हाँ, रुक करके दे रहे हो, समझ रहे हैं। और यही यही चीजें मुझे विकसित करना था आपके अंदर में। और मैं समझता हूँ कि और इसी तरह के और मैं स्टेटमेंट बनाता जाऊं, ये मैं कल से करूंगा। हाँ 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 हाँ। तो इसको हम लोग कल से और इसको बेहतर करेंगे, है ना? चलिए। अच्छा, एक स्टेटमेंट और मैं दे रहा हूँ। लूनी सांभर झील से होकर बहती है। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही हो सकता है, चांसेस हैं, है ना? अच्छा, देखिए।
सही है ना? लेकिन देखिए इसमें एक विरोधाभास है, हमारा जो एक हमने जो सोच विकसित किया है वो गलत हो सकता है यहाँ पे। हमने सोच ये विकसित किया है कि अगर कोई झील है और वो खारे पानी का झील है, इसका मतलब वहां से पानी बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सांभर खारे पानी का झील है और यहाँ से लूनी भी निकल रही है, तब तो इसे मीठे पानी का होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खारापन क्यों है? हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पे थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपना अप्रोच बदलनी पड़ती है। अप्रोच क्या बदलनी है यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा जो राजस्थान का जो बेल्ट है ना, ये राजस्थान का बेल्ट कभी पूरा समुद्र हुआ करता था, सागर वहां तक आगे तक था। तो इसका मतलब है कि वहां की मिट्टी में और वहां का जो भी चीज है, उन सब चीजों में सॉल्ट की लवणता की इतनी अधिक मात्रा है, और साथ में वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इतना तेजी से इवोपोरेशन भी हो रहा है कि उसका उसमें लाजमी कि पानी निकलने के बावजूद भी उसमें खारापन आ जाएगा। और लूनी में इतना इतना ज्यादा बहाव भी नहीं है कि उसको फ्रेश कर सके, है ना? तो कहीं ना कहीं बिना आपने देखे हुए तो सही ही किया इसको, कि राजस्थान में है तो पॉसिबिलिटी तो बन ही जाता है वो, है ना? चलिए, तो ये सारी चीजें थी, और रिवीजन स्टार्ट करें फिर क्या? अच्छा, प्रायद्वीपीय नदियां एक बार और आपको करनी है। कावेरी भी और कृष्णा भी। मैं सोच रहा था कि पूरा जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसमें देख लेते कि कहाँ क्या है, या फिर पहले पहले ये कर लेते, जो आपने कहा वो कर लेते कि उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, है ना? और फिर बाकी की चीजों को उधर से देख लेंगे। चलिए, हाँ, बोर्ड को क्लीन करते हुए कुछ पूछ लेते हैं। रडाक किसकी सहायक नदी है? रडाक, हाँ। और जलडाका? हाँ, रेडाक और जलडाका एक ही साथ में आएगा, रेडाक जलडाका, डाक डाका। हाँ। अच्छा, मानस? तेल? तेल, महानदी। तेल, और नीचे से तीन नदियां की मिल रही थी, एक थी तेल, एक थी जोंक, जोंक, है ना? याद आया? हाँ, एक था ओंग, है ना, एक ओंग था, कुछ इस तरह से। तो चलिए, अच्छा, ये तो पता है कि ये साबरमती है, ये भोगवा रिवर हो गया, ये सतुद्री रिवर हो गया, ये मांडव हिल हो गया, ये नीलगिरी हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, नीलगिरी नहीं, गिर, है ना, गिर, ये सब यहाँ पे। और ये इधर से आ गई तापी, तापी, और यहाँ पे ये तापी के अलावा दो रिवर और है यहाँ पे गुजरात में, जिसका नाम है औरंग और पार। हाँ, औरंग रिवर, और साथ में पार। तापी, औरंग, पार, ये तीनों कहाँ पे हो गए? गुजरात में। ये गांधी और मोदी का गांव हो गया, गांधी मोदी। चलिए, इसके अलावा अगर हम आते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बैतरनी और भदसा, दो रिवर, बैतरनी और भदसा, ये दो रिवर कहां पे हो गए?
महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो कुछ विद्यार्थियों का ये शिकायत आता है कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं, क्या ऐसा है? सही है। हाँ। हाँ। तो एक एक तो ये हो गया बैतरणी, और दूसरा हो गया भदसा। नहीं हो पाएगा। मुझे तो और भी स्पीड में पढ़ाना चाहिए, अगर देखा जाए तो। आप तेजी से समझिए और आगे बढ़िए। हम्म। बैतरणी और भदसा हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ आते हैं तो जुआरी और मांडवी, गोवा में, है ना? और कर्नाटका में बहुत सारी नदियां हैं। काली, तदरी, शरावती और शिप्रा। काली, तदरी, शरावती और शिप्रा। ये ये यहाँ पे हो गए। इसके अलावा केरला में वो वो क्षिप्रा है और ये शिप्रा है। देखिए तो मैप में है क्या लिखा हुआ? मैप में नाम दिया है इसका? मैप में नहीं दिया है ना? सीता रिवर है। हाँ, सीता है, सही कह रहे हैं। सीता ही है। हम्म। इसमें तो और भी नहीं है। हाँ, इसमें और नहीं। तो ये सीता नहीं, सीता है। आपने सही कहा, सीता है। और यहीं पे एक नदी और है, नेत्रावती। ने, नेत्रावती है। यहीं पे एक और रिवर है, नेत्रावती। और इसके अलावा फिर, हाँ, ये कहाँ, ये केरला का हो गया। ये कर्नाटका का ही है। ये तो कर्नाटका का है। ये भी कर्नाटका का है। इसका इसका मतलब इसका कोर्स थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, ठीक। हाँ, एक फोन आ गया था, और वो कह रहे हैं कि अभी तक लिंक नहीं आया। तो एक तो हो गया शरावती, तदरी, काली, सीता, नेत्रावती। चलिए, अच्छा, ये तापी, औरंग और पार, है ना? औरंग और पार। और इसके बाद है बैतरनी और भदसा। बैतरनी और भदसा। और गोवा की दो रिवर, जुआरी और मांडवी। और कर्नाटका में का से कर्नाटका, और काली वही से शुरू होता है। मांडवी और जुआरी गोवा में है। अच्छा, जुआरी नहीं है, ये दोनों रिवर्स वहीं पे, जुआरी और मांडवी। जुआरी हल्का महाराष्ट्र में भी फ्लो करती है थोड़ा सा। हाँ। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर यहाँ पे ये नेत्रावती तक हम लोग कर लिए। नेत्रावती के आगे है पयसवानी, भरत पूजा। पयसवानी। हाँ, भरत पूजा, पूजा, पयसवानी
ये देखिए 2-3 लेक होंगे, लेक वेम्बनाड है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये, लेक वेम्बनाड। ये रामसर, रामसर साइट है ये, हम लोग इन्वायरमेंटोलॉजी में भी इसको देखेंगे। एक लेक होगा अष्टमुडी, लेक अष्टमुडी केरला में। तो ये डायरेक्ट स्टेट वाइज को मैच करने के लिए देता है। केरला में एक गेम होता है नौका दौड़, तो ये जो नौका आपने देखा है, पोंगल वाला जो पोंगल जो मनाते हैं लोग, नौके नौका पे बैठते हैं और नौका रेस करते हैं, तो ये यहीं पे करते हैं, अष्टमुडी में ही करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक है पेरियार और पेंवा, पेरियार और पेंवा, ये 4 रिवर हो गए केरला। और एक लास्ट यार जो तमिलनाडु का है ना, मुझे यार ये है ना, यही यही सारे रिवर हैं और यही से कंप्लीट होता है ना। चलिए, तो ये एक बार याद कर लीजिए इसको। जाना इसे याद करो। हो गया। चलिए, तो फिर मिटा रहा हूं मैं इसे। स्क्रीन चला गया? अभी आ रहा है? ठीक, मैं कुछ खोज रहा हूँ, मुझे नहीं रहा। हाँ, तो इसे फिर मिटा, इसे मिटा देता हूँ, है ना। चलिए, अब काउंट करा दीजिए। ये कौन सी रिवर है? ये तो तापी हो गया, ये हो गया औरंग, और ये पान, बैतरनी, भत्सा, ज्वारी, मांडवी, काली, काली के बाद तदरी, तदरी, हाँ, और पहले शरावती, पहले शरावती,
शरावती के बाद सीता। वो मिस्टेक था मेरा, वो सीता है, ठीक है। ओके, सिप्रा नहीं सीता, वो मेरा मिस्टेक था, ठीक है। हाँ हाँ, शरावती के बाद सीता, और आगे बताइए। नेत्रावती। हाँ, नेत्रावती। भरत पूजन। पेरियार। हाँ, लास्ट का। हाँ, ये पेरियार। तो ये कंप्लीट हो गया इसे मिटा दूं मैं, है ना। अब मैं कुछ चीजें करता हूं करंट अफेयर्स से लेकर के, जो मुझे लगा कि आ सकता है। तो एक है निधि, इसको इसको नोट डाउन करते चलिएगा, और इसको कम से कम 5 टाइम्स आपको पढ़ना है, कम से कम 5 टाइम्स, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इसको 5 टाइम्स नहीं किया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा एग्जाम हॉल में, दिमाग हमें अलर्ट ही नहीं कर पाएगा और कुछ रह ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि उतना ही पढ़ा, उतना ही मटेरियल इकट्ठा करना है जिसको हम कम से कम 5 बार पढ़ सके अभी से। तो है निधि। ये निधि जो निधि जो ये योजना है, ये नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल किया गया है। इसको अम्ब्रेला कार्यक्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला परियोजना, अम्ब्रेला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत निधि जो ये जो अम्ब्रेला कार्यक्रम किया गया है ना, तो इसका मतलब है कि विचारों में नवाचार। किस चीज में नवाचार? विचारों में नवाचार और ज्ञान पर आधारित ये प्रौद्योगिकी होगी, और ये सफल स्टार्टअप को पोषण करेगा। जो भी मतलब जो भी स्टार्टअप खड़ा करना चाह रहे हैं, उस स्टार्टअप को वित्त पोषण करेगा। सिर्फ मतलब पोषण करेगा, तो पोषण में वित्त पोषण भी हो गया और तकनीकी पोषण भी हो गया, है ना। वित्त पोषण भी हो गया और साथ में तकनीकी पोषण भी हो गया। तो निधि क्लियर हुआ। निधि का काम क्या है? नए स्टार्टअप को एक प्रकार का अम्ब्रेला कार्यक्रम है। अम्ब्रेला कार्यक्रम मतलब इसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, सिर्फ एक उद्देश्य नहीं बल्कि एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, उसको अम्ब्रेला कार्यक्रम कहते हैं। तो इस अम्ब्रेला कार्यक्रम में ये जो स्टार्टअप होंगे, जो नई नई कंपनियां भी शुरू की जा रही होंगी, उन कंपनियों को वित्तीय सहायता तो करेंगे, साथ में तकनीकी सहायता भी करेंगे, साथ में टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी यहाँ से मिलेगा। तो ये हो गया निधि। निधि के अलावा एक और भी रहा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं मंगोलियाई कंजूर। मंगोलियाई कंजूर। कंजूर क्या, ये मंगोलियाई कंजूर क्या है? मंगोलियाई कंजूर क्या है? सुना आपने? ये 108 खंडों का बौद्ध ग्रंथ है। 108 ग्रंथों का 108 खंडों का बौद्ध ग्रंथ है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको मंगोलियाई कंजूर गिफ्ट किया गया था, है ना। तो ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि मंगोलियाई कंजूर का क्या तात्पर्य क्या है। वो पूछे, नीचे में ऑप्शन देगा कि एक प्रकार के मंगोल का खजूर है, एक प्रकार का ये मंगोल में जो है धार्मिक पर्व है, मंगोलियाई कंजूर एक प्रकार का जो है विशिष्ट उत्पादन है, या बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसको वहां से क्लिक कर लेना है कि ये क्या है, मंगोलियाई कंजूर 108 बौद्ध ग्रंथों का, है ना। और इस कंजूर का मतलब होता है संक्षिप्त आदेश। इसका मतलब क्या होता है? संक्षिप्त आदेश। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का मतलब होता है संक्षिप्त आदेश, ठीक है।
और ये राष्ट्रीय ये जो मंगोलियाई कंजूर है ये पांडुलिपि है। ये क्या है? पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है कि हाथ के द्वारा लिखा गया, हाथ से रचित, हाथ के द्वारा लिखा गया रचना, हाथ से लिखा गया ये रचना है। ठीक है, तो ये मंगोलिया का संबंध है। मंगोलिया में बहुत ही पवित्र माना जाता है और मंगोलिया के लोग इसकी कसम खाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ गीता की कसम खाते हैं किसी चीज को लेकर के, ठीक उसी प्रकार से मंगोलिया में मंगोलियाई खजूर की कसम खाते हैं लोग। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट एक है अंतरराष्ट्रीय तापमापकीय प्रायोगिक संयंत्र, ITER। नेक्स्ट क्या है? ITER, इंटरनेशनल थर्मल, ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स। इसको याद कीजिए, जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इस चीज को याद कीजिए। और ये हाँ हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तापमापकीय प्रायोगिक संयंत्र। अंतरराष्ट्रीय ताप अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक स्थल संयंत्र। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ITER की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कम से कम ITER ये अगर ना याद रहे तो कम से कम इतना याद रखना चाहिए कि ITER क्या था, है ना? ITER की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में और इसका जो मेंबर है चीन, इसके जो मेंबर हैं चीन है, यूरोपीय यूनियन है, USA है, रशिया है और इंडिया है। ये इनके सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हो गए इसके? चीन हो गए, यूरोपीय यूनियन हो गए, है ना, और जापान और कोरिया भी है इसमें। ठीक है, इसके सदस्य के तौर पे जापान भी और कोरिया भी है। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें देखा जाए तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के अंदर में कोरिया जापान का दुश्मन, चीन भारत के साथ दुश्मनी, USA रशिया के साथ दुश्मनी, ये जितने सारे दुश्मन है सब इसमें इकट्ठा है ना? ये देखिए कोरिया जापान की नहीं बनती, चीन भारत की नहीं बन रही है, USA और रशिया की नहीं बनती, एक बेचारा यूरोपीय यूनियन बीच में पड़ा हुआ है। तो ऐसा थोड़ा याद रख लीजिएगा इसको, ये मेंबर के बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पे, है ना? ठीक है। अच्छा, जो भी पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्था होती है? पदार्थों की अवस्था, जैसे एक लिक्विड हो, पदार्थ जो है जो भी पदार्थ है बस, है ना, उसकी कितनी, हाँ, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन तो हो गए, ठोस, हाँ, द्रव्य और गैस। इसके अलावा भी कोई अवस्था है इसकी? इसके अलावा भी कोई अवस्था है इसकी?
ठोस, द्रव्य और गैस के नाम है। एक होता है प्लाज्मा, है ना, एक होता है प्लाज्मा, ये भी एक अलग, ये एक अलग प्रारूप है। तो ये तो मूलतः ठोस दिखाई देता है, द्रव्य दिखाई देता है, और गैस को भी हम समझते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा जो होता है, द्रव्य से गैस बनने की प्रक्रिया के बीच के हिस्सा को प्लाज्मा कहते हैं। यानी कोई चीज लिक्विड है और अगर वो एयर में बदल रहा है, गैस में वो बदल रहा है, तो गैस में बदलने से पहले उसका एक और फेज होता है जिस फेज को प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि लिक्विड होगा लेकिन वो बहुत ही ज्यादा, वो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत ही दूर दूर होंगे, है ना। तो वैसे सब कहेंगे प्लाज्मा। अभी रिसेंटली नासा ने एक और ये पदार्थ की एक और अवस्था विकसित की है, एक और अवस्था का पता लगाया है जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस बोस आइंस्टाइन आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था को बताया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था रहेगी? पांचवी अवस्था रहेगी। क्या? आपकी आवाज नहीं चल रही। आपका सवाल आ नहीं पाया, आप मैसेज करो। चौथी चौथी प्लाज्मा है, चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ये नहीं है, साइंटिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ना, क्योंकि ये एक अपने आप में महान खोज है, एक बड़ी खोज है कि पदार्थ की हम पांचवी अवस्था के बारे में पता कर रहे हैं, है ना। तो यूपीएससी ऐसी चीजों को नोटिस करती है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अभी तो पढ़ेंगे तो याद रहेगा, लेकिन ये 4-5 दिन के बाद धीरे धीरे करके निकल नहीं रहेगा। कारण है इसका, क्योंकि अभी ट्रैफिक ज्यादा है, हमारे दिमाग में ट्रैफिक ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिमाग क्या करता है कि नई चीजों को तो रख लेता है, लेकिन जो पुरानी चीजें है उसको थोड़ा रिप्लेस करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि बार बार हमको तो नया करना पड़ेगा, है ना। हाँ, चलिए। अच्छा, इसके अलावा एक और वायरस है जिसका नाम है G4। एक वायरस है जिसका नाम क्या है? G4। ये कौन सा वायरस है? वायरस से क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछ रही है। H1N1 के बारे में पूछ लिया था, कोरोना के बारे में भी पूछा गया प्रश्न, और कोरोना से तो मेंस में भी क्वेश्चन थे। अब जो है ये G4 है, ये स्वाइन फ्लू, H1N1 का बदला हुआ रूप है। जो स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू है H1 और N1, एक N8 भी आया है, उसी का म्यूटेड रूप है, ये बदला हुआ रूप है। और ये एक प्रकार का मतलब ट्रांसमिटेड ये वायरस है, ट्रांसमिशन है इसके अंदर में, ठीक है। एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये ट्रांसफर कर रहा है। और इसका सबसे अच्छा माध्यम है सुअर से। ये एक जो है सुअर जो है, पीग है ना, उससे ये फैलता है, ठीक है। जो G4 फैल रहा है वो चीन में, इसका भी म्यूटेशन कहां पे हुआ? चीन में ही हुआ है। इसका भी G4 का भी म्यूटेशन कहां पे हुआ? चीन में ही हुआ है। और ये तेजी से फैलता है, और ये किससे फैलता है? सुअर से। सुअर से एक बार अगर किसी इंसान में आ गया, ह्यूमन में, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन, और ये प्रोबेबली बीमारी का रूप ले सकता है G4 में, ठीक है। ये इसकी पावर है G4। हाँ, G4 जिस प्रकार से कोरोना अभी महामारी बना हुआ है, उसी प्रकार से G4 में भी वैसी कुछ
लक्षण है वैसे ही कुछ विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। तो ये इसका की उत्पत्ति चीन में ही है ना? ये स्वाइन फ्लू H1N1 का बदला हुआ रूप है G4, ऐसी कुछ बातें याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी तो ये पूछ देती है कि G4 क्या है, एक वायरस है, एक कवक है, या एक नए प्रकार के वाहन है, ऐसे कुछ भी पूछ ले सकती है। लेकिन जी एक संगठन है G4। अच्छा देखिए, संगठन पूछ दिया तो वहां जितना हम स्मार्ट गेज वर्क करते हैं वहां हमारी पूरी स्मार्टनेस बेकार हो जाएगी। हाँ, उस पे हम तो सोच सकते हैं कि G4 क्यों नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है, किसी नई संगठन बनाए हुए 4 देशों को मिला करके, लेकिन ये जो G4 है। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, पदार्थ की पांचवी व्यवस्था कौन है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, फिर मंगोलियाई कंजूर क्या है? मंगोलियाई कंजूर क्या है? बौद्ध बौद्ध पांडुलिपि हाथ से लिखा हुआ है। मंगोल मंगोल हाँ, बहुत पवित्र ग्रंथ है। और भारत में एक है राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रपति को दिया गया और उसको संरक्षण किया जा रहा है एनएमएम द्वारा, एनएमएम द्वारा, नेशनल नेशनल जो ये इसको हिंदी में कहते हैं कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, पांडुलिपि मिशन, इसके द्वारा कंजूर को संरक्षण भी दिया जा रहा है। कौन से कंजूर? मंगोलियन कंजूर, है ना? हमारे कंजूर मतलब होता है छिपकली। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। हमने G4 देख लिया, बहुत आइंस्टाइन कंडेंसेशन देख लिया। एक चीज और हम लोगों ने देखा था ITER, है ना? ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स। इसमें कुछ देशों का नाम लिया था, बताइएगा कौन कौन से देश थे मेंबर इसके ITER में? ठीक है, वेरी गुड, आप म्यूट कर लीजिए। C2020 क्या है? C2020F3, C2020F3 क्या है? ये एक धूमकेतु है, धूमकेतु, धूमकेतु समझते हैं ना? ये धूम अंतरिक्ष का कोई पिंड है, अभी ये पृथ्वी के सबसे नजदीक आ गया था ये। C2020 और F3, इसको नासा ने देखा कि ये पृथ्वी के काफी नजदीक आके घूम रहा है। 22 जुलाई को सबसे नजदीक आ गया था ये, 22 जुलाई 2020 में ये पृथ्वी के काफी नजदीक आ गया था और नासा ने इसको नियोवाइज टेलीस्कोप से देखा, नियोवाइज टेलीस्कोप। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नियोवाइज टेलीस्कोप 22 जुलाई, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि C2020F3 एक धूमकेतु था जो पृथ्वी के सबसे नजदीक आ गया था। बस ये इतना बताओ कि ये एक धूमकेतु है ना? चलिए, अब मैं इकोनॉमी के कुछ टर्म्स पूछ लेता हूं आपसे। चलिए, CR क्या होता है? इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? बिना इकोनॉमी की बहुत अच्छी समझ हुए प्री क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। इकोनॉमी की बहुत अच्छी समझ चाहिए। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25 से 30 क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमी पे हर साल, अगर इस ब्रॉड एरिया से देखें हम तो।
इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। अगर इस पे हमारा कमांड मजबूत हो गया तो हम 8 बार कर जाएंगे। तो मेरा ये प्लान है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी के टर्म जो इस बार आने वाला है, जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, उन सब क्लियर करके चलूं आपके साथ। चलिए, तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। और कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, सीआरआर आपका इकोनॉमी बिल्कुल रिवीजन नहीं है, बिल्कुल भी आपने रिवाइज नहीं किया इसको। चलिए, आप एक चीज है, लेकिन हाँ ठीक सोच रहे हैं, बैंक के बारे में ही सोच रहे हैं। ये मतलब इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है सफिशिएंटली वो आ नहीं रहा। अब इसको हाँ। हम्म हम्म देखिए, सीआरआर का मतलब ये है कि जनता के द्वारा, किसके द्वारा? हाँ, जनता के द्वारा जो है जितना जमा किया गया किसी भी बैंक में, ठीक है, जनता की जमा राशि, जनता की जनता के द्वारा जमा राशि जो बैंक में किया गया, उसमें जितना जनता के द्वारा जमा किया जाएगा, अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपए जाके डिपॉजिट किया, है ना, तो 100 डिपॉजिट किया तो उसका उसका कितना, अभी वर्तमान समय में 3%। कितना? 3% यानी कि 3 रुपए। 3% यानी कि 3 रुपए। ये 3 रुपए आरबीआई में कोई भी बैंक, चाहे एसबीआई हो, कोई भी बैंक, पंजाब नेशनल, पीएनबी, कोई भी बैंक, उसको जमा करना होगा आरबीआई में, और वो भी किस रूप में? कैश के रूप में। कैश के रूप में, ठीक है। अब इसी पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। ये समझ गए इसको? 3% अभी किया गया है। पहले ये था 4%। पहले कितना था ये? 4%। हाँ, पहले ये 4% था, अभी 4% से क्या एक फरजाना, आप म्यूट। हाँ, अब आप बताइए। 22%? नहीं, ऐसा नहीं है। एसएलआर 18.5%। हाँ, ये 3%। तो अच्छा, इसको क्यों घटाएगा आज आरबीआई के द्वारा? फरजाना, आप भी कुछ से ये कैसे मदद, तो कैसे मदद करेगा ये बताइएगा। हाँ हाँ, इसका मतलब है कि मार्केट में कैश में मनी ज्यादा फ्लो करेगा, है ना? चलिए, तो ये सही है। और अच्छा, ये बैंकों को में ये सीआरआर का नाम क्यों रखा गया है? हटा देना चाहिए। हटा देंगे तो क्या दिक्कत आएगी? हम्म
तो दिक्कत क्या आएगी? तो एक लाइन में इसको क्या कहेंगे? ये कि आम जनता को बैंकों पर भरोसा दिलाता है ये सीआरआर, है ना? कि कम से कम हाँ। हुँ, हुँ, हाँ, इसी से वो भरपाई कर देंगे। इसके इसके अलावा और क्या आरबीआई को क्या इससे फ़ायदा है? हाँ, हाँ, हुँ, 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 हुँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि सीआरआर से आरबीआई को क्या फ़ायदा है? आरबीआई को क्या फ़ायदा है सीआरआर से? हाँ, देखिए, आरबीआई को ये फ़ायदा है इससे कि अभी इसको बढ़ा के भी कहाँ तक कर सकता है? अगर सीआरआर चाहे, तो बढ़ा कर के इसको 15% 15% तक ले सकता है ना? तो 15% तक जब इसको ले जा सकता है, इसका मतलब है कि अगर देश के अंदर में मुद्रास्फीति हो रही हो, मुद्रा के मूल्य में कमी आ रहा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक टूल्स के तौर पे इसका यूज़ करके सीआरआर को घटा-बढ़ा सकता है। जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा कि आरबीआई चाहती है कि देश के अंदर में इकोनॉमी बहुत बेहतर ढंग से काम कर सके, इसलिए बैंकों में थोड़ा ज़्यादा डिपॉज़िट रहना चाहिए। तो अगर उन्होंने 1% कम किया है, इसका मतलब है कि वो 1% कहाँ पे है? वो 1% जो मनी है वो कहाँ पे है? बैंक में है और बैंक का मतलब है कि वो लोन में सर्कुलेट किया जाएगा, है ना? इसका मतलब है कि मनी कितना मार्केट में फ्लो करे और कितना रुक जाए, उसपे क्या है? कंट्रोल कर सकता है ना? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति को ठीक है, मुद्रास्फीति को पूर्णतः सीआरआर द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता? यूपीएससी ऐसे ही एक्सट्रीम शब्द ऐसे ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट देगी वहाँ, है ना? अच्छा एक और मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि एक और मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी या यूँ कहें मौद्रिक नीति पूरी तरह से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में सक्षम है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ये सही है? अच्छा, अब एक बात बताइए कि देश में भयंकर अकाल पड़ जाए, तो क्या ये संभाल पाएंगे? नहीं संभाल सकते, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब है कि वस्तुओं का हाँ, वस्तुओं का उत्पादन कितना हो पा रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। ये तो थोड़े पैसे के फ्लो को बढ़ा-घटा सकता है, लेकिन अगर गुड्स का उत्पादन ही नहीं हो, तो वो कैसे मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, है ना? तो ये एक चीज़ इसमें ऐड होता है कि अगर देश में खद्यान्न का उत्पादन में कमी आ जाए या और किसी जिस प्रोडक्ट का डिमांड है उसको उसके प्रोडक्शन में ही कमी आ जाए, तो वहाँ पे आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है या सरकार का जो राजकोषीय नीति है, ये दोनों विफल हो जाते हैं, है ना? फिर यू फिर फिर एक यूपीएससी का स्टेटमेंट कि
मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी दोनों मिलकर मुद्रास्फीति पर पूर्ण नियंत्रण पा सकता है, फिर गलत हो जाएगा ये, है ना? क्योंकि ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेड है। मुद्रास्फीति किस पे डिपेंडेड है? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पे एक सी मतलब अगर बाजार में किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर नेचुरली तौर पे प्रोडक्शन में कमी आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मुद्रा के मूल्य में कमी आनी होगी, है ना? फरजाना, इज इट क्लियर? एक है विधि का शासन सूचकांक। एक है विधि का शासन सूचकांक, ये कौन जारी करता है? विधि शासन सूचकांक। एक है मानव विकास सूचकांक। एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, या फिर ग्लोबल इंस्ट्रक्टिव या हाँ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। और एक है ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स, वर्ल्ड वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता सूचकांक। ये सब कौन जारी करता है? सूचकांक से एक क्वेश्चन आएगा और हम लोग कम से कम 50 सूचकांकों को कंप्लीट कर लेंगे ताकि छूटे ना। ये विविध वाला जो सेक्शन है ना उसको पूरा लेके चलना हम लोग को। व्यापार सुगमता सूचकांक ये कौन जारी करता है? वेरी गुड, वर्ल्ड बैंक। और ये वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक और शब्द यहाँ होता है परफॉर्मेंस, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? ये भी वर्ल्ड बैंक है। और ये एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट कौन? बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नो, ये इसे जारी है यूनाइटेड। ठीक है, एक रात है ना वर्ल्ड, अब साइलेंट वर्ल्ड जस्टिस फरजाना साइलेंट। हाँ, ये विधि का शासन सूचकांक कौन जारी करता है? जी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, WJP, याद रखना इसको। इस बार इसमें भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है विश्व का शासन सूचकांक में, तो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। हाँ, एक बार आप ये सब भूल जाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब पूछा जा चुका है।
रिपीट भी होता है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हाई रेट पर रखेंगे। विधि का शासन सूचकांक, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों को देखना है, चित्रंगनी महल का नाम सुना है आपने? चित्रंगनी, चित्रंगनी महल। चित्रंगनी महल जो है, कमल महल का नाम सुना है आपने? कमल महल, लोटस टेम्पल दिल्ली में है। हाँ, मुझे लग ही रहा था लोटस टेम्पल का नाम आ गया वो। मैं कमल महल की बात कर रहा हूँ, एक तो लोटस टेम्पल है नहीं यहाँ पे। हाँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया हूँ वहाँ। अच्छा, आपको घूमने का बहुत शौक है। अच्छा है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। कोई नहीं, आपका अपना यान होगा, आप उस यान से घूमेंगे। चलिए, तो चित्र ये हमेशा एक दिन में कितनी यात्रा करते हैं वो? 6 देशों की, वाह, सही है। तो ये तो हाँ सही है, लेकिन अगर हम लोग यूरोप में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन वो, हाँ हाँ, हम लोग जैसे अगर देश के अंदर में अपने, और पूरी यूरोप ऐसे ही आपके स्कूटी काफी रहेगी घूमने के लिए। चलिए, तो एक तो ये करते हैं चित्रंगनी महल, और ये जो चित्रंगनी महल है, इसी का एक और नाम है, और वो नाम है कमल महल। और ये बहुत फेमस है, ये विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य। फरजाना आप बताना, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए, याद नहीं आ रहा। आर्यन और गुप्ता, ये इन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य के पहले वहां पे चला था बहमनी साम्राज्य, है ना। उसी को खत्म करके इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने, हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य रखा। और वहां का सबसे भव्य और बिल्कुल अनोखा और अनुपम मंदिर है, जिसका नाम है कमल महल। और उसी का एक और नाम है चित्रंगनी महल, है ना। और ये जो है, यहाँ पे एक और है, एक और स्थान है, इसका नाम है महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा। ये मतलब ये बहुत ऊंचा टीला है, महानवमी जो डिब्बा है, ये बहुत ही ऊंचा टीला है, और 2 मंजिला है ये। दोनों तरफ से बीच से एक रास्ता है जाने के को लेकर के, इस तरीके से बीच से ऐसे रास्ता जा रहा है, और ये यहाँ पे बना हुआ एक बड़ा सा टीला है, और उस टीले के ऊपर में एक महल तैयार है, उसको बोलते हैं महानवमी डिब्बा। महानवमी, सामान्यतः इतिहासकार इसको इस बात से पता लगा, इसको इस बात से जोड़ते हैं कि शायद दशहरा पूजा हो, जिसमें नवमी के दिन आज भी मतलब उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो पूरा धूम होता है, कलकत्ता वगैरह में, है ना। तो उसी समय उसी लगता है कि दशहरे का प्रदर्शन किया जाता होगा यहाँ पे महानवमी, महानवमी के पास। और इसमें एक मेहराब है। मेहराब क्या होता है? मेहराब जो होता है वो इस शेप में होता है।
हाँ, मस्जिदों में रखते हैं। इस शेप में अगर कोई चीज बना हो तो आप उसको मेहराब कहिएगा। इस शेप में अगर कोई चीज बना हो, अब इसमें इसमें कई प्रकार के डिजाइन होते हैं। मैं तो वैसा कोई कलाकार, पर देखिए ऐसा कुछ बना रहता है ना। ये ईरानियन शैली, मतलब जो है ईरानी की तरफ से आया है। तो इसमें जो चितरंगनी महल है उसमें इस्लामिक शैली का प्रभाव है, और उसमें इस प्रकार के मेहराब मेहराब भी है चितरंगनी कमल में। तो याद रखिएगा ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और वहां का सबसे अनोखा और अनुपम कलाकृति है चितरंगनी महल, और साथ में कमल महल, और वहीं पे महानंबी दीपक। इन सबका किसके साथ संबंध है? इन सबका जो संबंध है हाँ, विजयनगर साम्राज्य से इसका संबंध है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग लेते हैं एक शब्द एकता। एकता क्या होता है? क्या था जी? एकता प्रथा था या सती प्रथा था? एकता भी एक प्रथा था, है ना? कैसी प्रथा थी ये? देखिए, एकता के माध्यम से भारत में जब इस्लामिक शासन की जब स्थापना हो रही थी, है ना, जब इस्लाम की स्थापना और इस्लामिक शासन का नींव रखा जा रहा था, तो उसमें सबसे मेजर जो रोल था वो एकता का था। धर्म परिवर्तन नहीं, मैं कह रहा हूं कि शासन की स्थापना, यानी हाँ, शासन जो है, जो भारत में इस्लामिक जो शासन आया, इस्लामिक शासन व्यवस्था जो शुरू हुई, है ना, इस्लामिक शासन व्यवस्था जो बनी, उस शासन व्यवस्था को मजबूत करने में एकता का मेजर रोल रहा। ठीक है, अब ये मेजर रोल कैसे रहा ये हम लोग अभी समझते हैं, और इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे रहा, इससे हम पूरे इस्लामिक शासन व्यवस्था को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये एकता जो है राजकीय सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में दिया जाता था। राजकीय सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में दिया जाता था। अब जो ये राजकीय सेवा कौन देते थे? जो सेना के अधिकारी होते थे, सेना के अधिकारी, जो सेना के अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों को एकता दिया जाता था। एकता का मतलब क्या हुआ? एकता का मतलब हुआ कि एकता का मतलब हुआ कि जमीन का एक टुकड़ा, है ना, एक टुकड़ा दान में देना। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि ये इस समय में भूमि का टुकड़ा क्यों दिया जा रहा है? नगद के तौर पे क्यों नहीं पेमेंट किया जा रहा है? एक तो पैसों का चलन नहीं था, दूसरी बात दूसरी बात बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, दूसरी बात ये थी कि भूमि का जब एक टुकड़ा अगर उसे दे दिया गया, है ना, सेना को, तो उस भूमि में उसका अधिकार कब तक रहेगा? जब तक का शासक का सत्ता रहेगा। इसका मतलब है कि शासक ने बड़ी चालाकी से अपने सेनाओं को
इस तरीके से जोड़ा कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। इसका मतलब है कि जब अब ये सेना के जो अधिकारी हैं, जिन इनको जो वित्तीयन किया जा रहा है किसके माध्यम से, भूमि के टुकड़ा के माध्यम से यानी एकता के माध्यम से, इसलिए जो भी ये सेना के अधिकारी होंगे पूरे होशो हवास में लड़ेंगे, पूरे जोश के साथ लड़ेंगे और अंतिम अंतिम क्षण तक यही कोशिश करेंगे कि युद्ध हम जीत जाएं। मतलब आप समझ पाए या नहीं इस बात को, है ना। अच्छा या इसका मतलब है कि सेना के अधिकारियों को मतलब पूरी फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ बांधने का एक उत्तम माध्यम था एकता, है ना। पूरा एक बेहतरीन साधन था एकता, जिसके माध्यम से उसको क्या कर सकते थे, बांध करके रख सकते थे इसको। फिर अगर इसका मतलब है कि अगर ये एक समय के अभी तो मतलब नॉर्मली है, ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया गया, एकता को आनुवांशिक बना दिया गया। आनुवांशिक बनाने का मतलब, आनुवांशिक बनाने का मतलब ये फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया, एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने एकता को क्या कर दिया, आनुवांशिक बना दिया। आनुवांशिक बना दिया इसका मतलब ये हो गया कि अब वो ऐसा है कि मैं रहूं या ना रहूं, है ना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बेटे को ये जागीर मिल जाएगी। इसका मतलब है कि सिपाहियों को बीमा कर, इसके माध्यम से बीमा कर दिया गया, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। समझ रहे हैं। अब ये इस प्रकार विभिन्न पॉलिसी के साथ अगर काम करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेना के अधिकारी विद्रोह कर सकें। इसका मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे इसको, कि एकता का कितना, यानी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कोई प्रशासक अगर इस चीज को बना रहा है, सोच रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे का दिमाग लगा रखा होगा, है ना। अगर मान लीजिए अगर पेमेंट वगैरह का कुछ होता तो उतने अच्छे तरीके से इसको बांध नहीं पाता जितने अच्छे तरीके से जमीन के टुकड़े के माध्यम से इसको बांधा गया। तो ये अधिकारियों का विचलन किया गया। अब आप अगर एक सवाल पूछा जाए कि बताइए कि जो खलीफा प्रशासन है ना, कौन सा प्रशासन, खलीफा खलीफा प्रशासन कह लिया, इस्लामी शासन व्यवस्था कह लिया, एक ही बात है। खलीफा का मतलब क्या होता है, खलीफा किसको कहते हैं, नायक, ठीक है। फरजाना आप बताओ खलीफा क्या होता है। हाँ हाँ, नहीं वहां भी खलीफा है ना। सुनिए, वहां एक खलीफा ना, दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। हाँ तो हाँ, गाना भी आ गया उसमें। देखिए खलीफा का मतलब ये है कि दोनों, देखिए एक तरफ है सुल्तान, एक तरफ कौन है, सुल्तान, और एक तरफ है खलीफा। जी आप अब ठीक आ रहे हैं आप। खलीफा का मतलब हुआ, हाँ, अब खलीफा का मतलब हुआ, ये सॉरी सुल्तान का मतलब हुआ प्रशासनिक प्रमुख, और खलीफा का मतलब हुआ प्रशासनिक प्लस धार्मिक प्रमुख। याद रखेंगे इसको। अब उन दिनों समाज में धर्म की कैसी पकड़ थी, बहुत मजबूत, है ना। इसका मतलब है कि कोई भी सुल्तान अगर अपनी वैधानिकता बनाए रखना चाहेगा तो क्या बिना खलीफा की मदद का हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रशासनिक हेड भी है और साथ में धार्मिक प्रमुख भी है ना।
इसी खलीफा शब्द को लेकर के हमारे देश में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, है ना। दो भाइयों ने मिलकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। नहीं, वो अली बंधु नहीं थे, कुछ और नाम था इनका। अली बंधु नहीं थे। हाँ, अभी नाम मुझे एग्जैक्टली कोई खां करके थे, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट अली बंधु नहीं थे। तो एक तो ये हो गया सुल्तान और खलीफा, ये समझ गए, खलीफा और सुल्तान। तो इसका मतलब है कि खलीफा को सुल्तान को लेजिटिमेसी चाहिए थी किससे? खलीफा से, है ना। लेकिन आप लेकिन जो एक शासक होता है, जो सुल्तान होता है, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। और जब ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति है तो कब तक खलीफा के तरफ से काम करना पसंद करेगा? कोई तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस समाज में वो ये भरोसा बना सके कि खलीफा का जितना समाज में खलीफा का महत्व है उतना ही महत्व एक शासक का भी है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये चीज इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में ऐसा करने की कोशिश किया जाएगा। तो इसी प्रकार से अब जितने भी शासक आएगा, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें गुलाम वंश की, किसकी बात करें? गुलाम वंश की। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुब मीनार भी है दिल्ली में, है ना। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो भी शासक हुआ, उन्होंने उनका शासन प्रशासन को चलाने का जो मुख्य आधार था वो एकता ही था। मुख्य आधार क्या था? एकता ही था। अब आपसे यूपीएससी क्या सवाल बनाएगी? इतना हम लोगों ने देखा, तो अब इसके आगे सवाल बनाते तो यूपीएससी क्या सवाल बनाएगी? आपको नींद आ रही है? देखिए, सवाल ये बनाएगी कि एकता का संबंध है ना, व्यापार से, सैन्य, ये मध्यकालीन भारत में सैनिकों के वेतन से, समझ रहे हैं? ऐसे करके ऑप्शन देगा। फिर इसके बाद आगे देगा कि शासन व्यवस्था, इसके अलावा कहेगा कि ये प्रशासनिक व्यवस्था को एकीकृत करने से, ऐसे करके। तो अब आप समझ गए कि एकता क्या था? एकता एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से सेनाओं को जोड़ करके रखा जा सके, उसको विद्रोह ना पनपने दे, और शासन व्यवस्था को नींव को मजबूती से लेकर के आगे बढ़ सके। और इसके अलावा जो आपने ऑप्शन ये बताया कि उन दिनों सिक्कों का चलन नहीं था, है ना, तो जिसकी वजह से पेमेंट कैसे किया जाए इसकी समस्या थी। तो उस समस्या को निपटने के लिए जो है उसको जमीन का एक टुकड़ा दे दिएगा, और उसको बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बंसानुगत भी बना दिया, ताकि किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। और साथ ही अगर अकाल जैसी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में वो खुद ही इस बात को समझ सके कि उत्पादन हुआ ही नहीं है, तो विद्रोह का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से समझ में आती है। चलिए, अब अच्छा, मंदिर में जो भारत में मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं, वो कितने प्रकार की शैलियां हैं? 3। कौन कौन? अरे नहीं नहीं, ये मूर्ति निर्माण, गांधार शैली और मथुरा शैली ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की शैली थी। गांधार जो शैली थी, है ना, ये बिल्डअप हुआ था वहां। गांधारी कहाँ की थी? अफगानिस्तान की, वहां बनाई जाती थी शैली, दिखाया गया है। और मथुरा से के अपने यहाँ बनाया दिखाया गया है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप जी? मुगल शैली? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सी शैली? प्लीज रिपीट करेंगे? नहीं, मैं हाँ,
एक है द्रविड़, बेसर और उत्तर भारत में जो बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं नागर शैली। इन तीन शैलियों में मंदिर निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, मुझे ये पर मंदिर नहीं है ना वो। हाँ, वो उन सब की एक अपनी शैलियां हैं। कुछ ब्रिटिश शैली होती हैं, कुछ ईरानी शैली होती है, कुछ मिला करके बनाए जाते हैं, है ना। तो वो अलग अलग कलाकृतियां जब हम स्पेशल उसको अगर देखना चाहेंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल लेकिन ये बहुत फंडामेंटल चीज था और तो आना चाहिए था आप लोगों को, इसमें तो कोई नहीं दी थी। इसका मतलब इसका हाँ, और जैसा आपने ये नहीं सुना कि एग्जैक्टली ये पूछा जा रहा है ना। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है इसके बारे में। तो ना मुझे मैं भी इन शैलियों में कुछ विशेष अंतर नहीं पूछ रहा हूँ, बस मुझे नागर शैली के दो चार मंदिर का नाम बता दीजिए और द्रविड़ शैली के दो चार मंदिर का नाम बता दीजिए और एक बेसर शैली के मंदिर का नाम बता दीजिए। देखिए नागर शैली जो मिलेंगे मिलेंगे उत्तर भारत मतलब यूपी, उड़ीसा, बिहार, है ना, एमपी। ठीक है, द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बेसर शैली में बीच में महाराष्ट्र जो मध्य भारत में है, कुछ एमपी में भी कुछ ऐसे मंदिर मिलेंगे, मध्य प्रदेश में भी जो बेसर शैली के। ये मतलब ये क्षेत्रीय आधार पे बांटा गया है। जो उत्तर में जो मंदिर मिलते हैं, है ना, वो एक अलग विशेष प्रकार की, वो अलग प्रकार की मंदिर है। और जो दक्षिण मंदिर मिलते हैं वो मंदिर की जो कला कृतियां वो अलग है। जैसे आप विरूपाक्ष मंदिर को देखिए या फिर हाँ जी बताइए। मीनाक्षी मंदिर को भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे मंदिर ये सारे मंदिरों में आपको विमान मिलेगा, ऐसे इस प्रकार से बना होता है ना। और भारत में जो आपको मंदिर मिलेगा इधर इस तरफ में उत्तर भारत में जो मंदिर आपको मिलेगा वो इस शैली में होगा और इस पे एक पताका ऐसे लहरा रहा होगा। चलिए, तो ऐसा करते हैं, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे डिटेल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप लोगों के पास, है ना। तो आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, बाकी मैं कल करता हूँ। जी हाँ, आप मुझे कॉल करें।